रिपोर्टर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया कि जब भी हम आपको बुलाते हैं आप कवरेज करने के लिए आ जाते हैं। कुछ अहम इश्यूज होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आपके ज़रिए हमें आवाम को बताना होता है, सिंध की आवाम को बताना होता है, कराची की आवाम को बताना होता है। एक अहम मौजू पिछले 3 महीने से चल रहा है तकरीबन, वो है बल्दियाती कानून। हम बार बार बता रहे हैं कि हम इस काले कानून के क्यों खिलाफ हैं और हम क्यों चाहते हैं कि इस कानून को मुकम्मल तौर पे रिपेल करके, रिवोक करके एक नया बल्दियाती कानून बाअख्तियार का निज़ाम पूरे सूबा सिंध में लाया जाए। मेरे साथ हमारे सीनियर MP है अरसलान ताज हुसैन बैठे हुए हैं, वो भी आज आपसे एक अहम इश्यू पे बात करेंगे। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में इस बल्दियाती निज़ाम, गैर फाल निज़ाम की वजह से पूरे सिंध में बिलखुसूस कराची के साथ क्या सलूक हुआ। सिंध हुकूमत जो आईनी हुकूक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो रिसोर्स एलोकेशंस हैं शहरों की, डिस्ट्रिक्ट्स की, टाउन्स की, UCs की, वो आईनी हुकूक नहीं दे रही। कराची जो पूरे मुल्क का 10% आबादी का हिस्सा, जो तकरीबन 56% एक्सपोर्ट की अर्निंग्स का शेयर कराची से आता है, तकरीबन 50% जो फेडरल रेवेन्यूज का हिस्सा वो कराची आपको इकट्ठा करके देता है, और जो सिंध का जितना भी रेवेन्यू है उसका तकरीबन 95% कराची से कलेक्ट होता है। और इस कराची शहर को तबाही की तरफ पहुंचा दिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि जो रिसोर्सेज हैं, जितना कराची को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। कराची वो शहर है जो सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स जितना पंजाब इकट्ठा करता है, वो सिर्फ कराची शहर सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स इकट्ठा करता है। कराची एक इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ये जो फैसिलिटीज कराची में नहीं है, तो कराची शहर को रिवैम्प करने के लिए $10 बिलियन की जरूरत है। मैं आज आप दोस्तों को एक चीज बताऊं कि जब 2007-8 में जब ये 18वीं तरमीम नहीं आई थी, तो पूरे सूबा सिंध का बजट 2007-8 में 175 अरब रुपए था, और आज सूबा सिंध का जो बजट है 2021-22 में NFC के ट्रांसफर होने के बाद, 18वीं तरमीम होने के बाद, वो है 1452 अरब रुपए। 178 अरब रुपए से आज 1452 अरब रुपए सूबे का बजट है। 815% इंक्रीज हुआ है सूबे का बजट। और ये वो वफाकी के ट्रांसफर्स हैं जो NFC के तहत सूबे को मिलते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आवाम को ये बताना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स के जरिए वफाक से सूबे को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन सूबे सिंध ने वो आगे मुंतकिल नहीं किया। 2007-8 में कराची को सूबा सिंध के बजट से 38 अरब रुपए मिलते थे, जो तकरीबन बजट का 20% था। आज 1452 अरब होने के बावजूद कराची का शेयर 37 अरब रुपए है। सिर्फ 3% सिंध का बजट कराची में आवाम पे लगता है। आबादी 33%
और जो रिसोर्स की जो एलोकेशन, जो वसाइल की मुंतकिली, वो सिर्फ 3%। इसकी वजह यह है कि आपका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन डिसफंक्शनल है आपका पिछले 13 साल से। जो आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपका एम्पावरमेंट लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से कराची का जो एक हक मोहतात, एक अंदाजे के मुताबिक कराची को साल का 250 से 300 अरब रुपए मिलना चाहिए, जो कराची की जरूरत भी है। जो अगर पीएफसी के फॉर्मूले पे अमल किया जाए तो कराची का सालाना बजट 250 से 300 अरब रुपए बनता है, लेकिन उसके बरक्स कराची को सिर्फ 38 अरब रुपए दिया जा रहा है। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो काला कानून है, ये वो नंबर्स हैं जो एनालिस्ट के दिए हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट रिसर्च की तरफ से दिए गए हैं। जो पीएफसी का अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो कराची का उसको हक मिलेगा। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बदीन की बात करें, उमरकोट की बात करें, बदीन को 20 अरब मिलने चाहिए, उसको तकरीबन 1.5 अरब मिलते हैं। उमरकोट को 15 अरब मिलने चाहिए, उसको सिर्फ 1 अरब रुपए मिलता है सालाना। बाकी पैसे जाते कहां हैं? तो ये 18वीं तरमीम एनएफसी के बाद ये जो सूबे को पैसे मिलते हैं, ये करंट एक्सपेंडिचर में लग जाते हैं, लेकिन आवाम की भलाई पे नहीं लगते। और यही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि आर्टिकल 140A के थ्रू आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें, ताकि आपके जो शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको उनका हक मिले। जितने म्युनिसिपल फंक्शंस हैं, केडीए, एलडीए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, सैनिटेशन, म्युनिसिपल टैक्सेशन, मास्टर प्लान, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स, ये सब के सब आपके बल्दियाती निज़ाम के तहत आपका ये डिवॉल्व होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक डिवॉल्व होने चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस डिलीवरी हो और आवाम के मसाइल हल हों। यही वजह है कि आपकी जो सिंध हुकूमत है वो एक डिक्टेटर का सोच लेके बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं लाना चाहती। यही वजह है कि हम इसको काला कानून कहते हैं, और सूबा सिंध के खिलाफ ये कानून है। ये कब्जा करना चाहती है। सूबा सिंध की हुकूमत लोकल बॉडी सिस्टम को एक अपने डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पे इस बिल के खिलाफ जाएगी। अगले 2 से 3 दिन में हम एक पेटिशन भी जमा करा रहे हैं हाई कोर्ट में, और हम हाई कोर्ट से ये अपील भी करेंगे कि रोजाना की बुनियाद पे इस पेटिशन को सुना जाए। साथ साथ हम जॉइंट अपोजिशन के साथ असेंबली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली के बाहर सड़कों पे भी एहतजाज करेगी। अली जैदी साहब जो हमारे सिंध के सदर हैं, उन्होंने हुकूक के मार्च घोटकी से कराची का मार्च का भी ऐलान किया है, ताकि हम आवाम को बताएं कि ये जो सिंध में तरक्की नहीं हो रही, इसके पीछे जरदारी माफिया का हाथ है, और ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वक्तन वक्तन हम आवाम को बताते जाएंगे और एक्सपोज करते जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल की परफॉर्मेंस, और आवाम को बताते जाएंगे कि अब आपको सड़कों पे निकलना है इस कानून के खिलाफ, ताकि हम इस करप्ट माफिया जरदारी निज़ाम के खिलाफ हम सब मिल के एक सिंध में बेहतर कानून लेते जाएं। जो टाउन्स की डिमार्केशन हुई है और बल्दियाती कानून के अहम इश्यूज पे अरसलान ताज ने इस पे अपना होमवर्क किया है, वो अब अपने बताएंगे आपको कि किस तरह इस काला कानून की आड़ में एक बार फिर ना इंसाफी और पीपल्स पार्टी अपने मतलब की चीज़ें जो उनको सूट करती हैं वो ला रही हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से झंडियों की यहाँ से ठीक। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया पर्सन्स का यहाँ पे जो कैमरामैन मौजूद हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। इंतहाई अहम मौजू है। कराची के अंदर जो टाउन बनाए गए हैं, पहले यहाँ पे अजला थे, उनको तोड़ के जो टाउन बनाए गए हैं, उसमें हमें लगता है जो हमने देखे, जो हमारे सामने आबादी के तनासुब के तहत सिंध हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया डिमार्केशन ऑफ टाउन्स का, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहेंगे। इस वक्त जो कानून यहाँ पर जिसका इतलाक हो रहा है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसके पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 में जो अभी तरमीम करके उसको लाया गया है, टाउन की आबादी कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 लाख होनी चाहिए। लेकिन हमने जब देखा कि जो टाउन 25 टाउन कराची भर में बनाए गए हैं, उसके अंदर आबादी का तनासुब जो है वो कुछ उसके अंदर गड़बड़ है। सबसे ज़्यादा आबादी जिस टाउन की बताई जा रही है वो है मंगोपीर का, जिसकी आबादी है 9,08,000। इसके साथ साथ बल्दिया का टाउन जो है उसकी आबादी है 7,83,000 और न्यू कराची टाउन को जो है 8,71,000 पे बनाया गया है। जो कानून कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 लाख हो सकती है आबादी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और वो भी अगर ज़्यादा होती है तो उसकी भी वजूहात बयान करना इंतहाई ज़रूरी है। बताना ज़रूरी है कि किस बुनियाद के ऊपर इस किसी भी टाउन की आबादी वो ज़्यादा की जा रही है कानून से हटके। कुछ टाउन जो है, जैसा मैंने बताया, 5 लाख की आबादी कम से कम होनी चाहिए, उसमें भी अगर 5% के एतबार से देखा जाए तो उससे कम नहीं आ सकती। लेकिन हमारे सामने 5 टाउन ऐसे हैं जिनकी आबादी 5 लाख से कम है। लियाकताबाद की आबादी 4.5 लाख, नाजमाबाद की आबादी 4,46,000, सराबगोड की आबादी 4,28,000, मोमिनाबाद की आबादी 4,71,000 और मीर बहर जो कि पुराना साइट टाउन कहलाता था, मीर बहर की आबादी है 4,52,000। ये गैर कानूनी तौर पे जो सिंध हुकूमत ने टाउन बनाए हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं, और वजूहात साफ तौर पे यही है कि उन्होंने अपनी सियासत को सपोर्ट करने के लिए ऐसे टाउन तश्कील दिए हैं ताकि उनकी वहाँ पे इजारादारी कायम हो सके। और ये एक तरह की प्री पोल रिगिंग जो हम कहते हैं, क्योंकि ये इंतहाई अहम मरहला है डिमार्केशन का, इसके बाद डिलिमिटेशन होने जा रही है, तो इसकी वजूहात हैं, वो भी ज़रा मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त कराची में 7 अजला हैं और इनके अंदर टोटल जो यूसीज डिमार्क की हैं सिंध हुकूमत ने हर ज़िले के एतबार से, सेंट्रल में की है 45 यूसियाँ, ईस्ट में की हैं 43 यूसीज, किमाड़ी में 26, कोरंगी में 37, मलीर में 30, साउथ में 26, वेस्ट में 26 और टोटल मिला के 233। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात है कि 3 अजला ऐसे हैं जिनकी अंदर जो नंबर ऑफ यूसीज हैं वो सेम है। वो कौन से अजला हैं? किमाड़ी के अंदर 26 हैं, साउथ के अंदर 26 यूसीज हैं और वेस्ट के अंदर 26 हैं। लेकिन साउथ की कुल आबादी है 14 लाख और 26 यूसी हैं, वेस्ट की कुल आबादी है 20 लाख, उसकी भी 26 यूसीज हैं, किमाड़ी की आबादी है 18 लाख, उसकी भी 26 यूसीज हैं। तो ये समझ न आने वाली बात है कि आबादी सेम है लेकिन यूसीज जो है, आबादी ज़्यादा है, यूसीज सेम है। जब हमने इसको डिटेल में देखा कि मसला क्या है, ऐसा हो कैसे सकता है कि आबादी ज़्यादा है और 5 लाख का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर, टाउन्स की आबादी के अंदर, एक 14 लाख पे तो एक 20 लाख पे, दोनों की यूसी 26-26। जब हमने देखा डिटेल में जाके तो पता चला कि वो इलाके जहां से पीपल्स पार्टी को लगता है कि शायद वो जीत सकती है, वहां पे एक जिला जो कि वेस्ट है, वेस्ट में एवरेज पॉपुलेशन के एतबार से, जो पॉपुलेशन कुल आबादी की कराची की अगर आप देखें, केएमसी की आबादी जो है वो 1,50,00,000 बनती है केएमसी की आबादी, इसमें कंटोनमेंट बोर्ड शामिल नहीं है। उसको जब 233 पे आप रखें तो 65,000 की आबादी एवरेज बेस बनती है। जब हमने देखा कि किमाड़ी के वेस्ट के अंदर, वेस्ट जिले के अंदर 20 लाख के एतबार से जो एवरेज आ रही है वो 80,000 आ रही है,
मतलब 15,000 का फर्क आ रहा है एवरेज यूसी पॉपुलेशन के अंदर। हमारे हिसाब से वेस्ट के अंदर यूसीज होनी चाहिए थी 32 और इन्होंने की है 26। साउथ की आबादी के हिसाब से साउथ की यूसीज होनी चाहिए थी 22, इन्होंने की है 26। किमाड़ी के अंदर होनी चाहिए थी 28, इन्होंने की है 26। और ये की क्यों है? इन्होंने इसलिए की है कि मैनेज करके जो टाउन है, टाउन के अंदर यूसीज होंगी, वो यूसीज जो जीतेंगे मेजॉरिटी वो जाके टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनेगा। जितनी ज्यादा यूसीज होंगी उतनी ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकेगी। साउथ की आबादी कम है, उसको यूसीज ज्यादा दे दी गई हैं, तो ये एक तरह की प्रीपोल रिगिंग भी है और ये एक तरह का पीपल्स पार्टी ने इसको मैनेज किया है। सेंट्रल के अंदर जो अमूमी यूसी बनेगी वो 67,000 पे बनेगी, ईस्ट के अंदर 60,000 पे बनेगी, किमाड़ी में 70,000, कोरंगी में 67, मलीन में 60, साउथ के अंदर 54,000 पे बनेगी और वेस्ट जैसे मैंने बताया 80,000 पे बनेगी। इसमें कुछ चीजें और हैं जो बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर खास इस वक्त कोई बात नहीं हुई और पीपल्स पार्टी जो है चुपके से खामोशी से काम उतार रही है इस शहर का। 2 टाउन ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी 15 लाख के लगभग बनती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजमाबाद। और अगर हम देखें कानून के एतबार से 5 लाख की आबादी पे एक टाउन बन सकता है, तो इन्होंने 15 लाख के ऊपर 2 टाउन बनाए हुए हैं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक 5वां टाउन भी बन सकता है। जब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कम आबादी में 5 टाउन बने हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 4 टाउन क्यों बने हुए हैं? वहां पे 15 लाख पे 2 टाउन क्यों बने हुए? जब यहां पे 4.25 लाख पे एक टाउन बन सकता है, तो वहां पे आपने 8 लाख पे और 7 लाख पे एक टाउन बनाया हुआ है। ईस्ट के अंदर खास तौर पे एक नया टाउन बना है सराबगोड, जिसके टोटल वोटर पॉपुलेशन जो है वो 56,000 है और टोटल टाउन की आबादी 4.25 लाख है। इसके अंदर इन्होंने जानबूझ के कस्टम मेड एक टाउन बनाया है जिसका नाम इन्होंने चनीसर दिया है और वो सईद गईनी साहब ने ये सोच के बनाया कि शायद वो उनके हक में जाएगा, लेकिन बुरी खबर ये है कि वहां से भी वो शिकस्त खाएंगे इंशाल्लाह। जो सब डिवीजन बने हुए थे 2015 या 14 के तहत, उसमें मंगोपीर सब डिवीजन की आबादी थी 8,46,000। अगर देखा जाए उन सब डिवीजन के तहत औरंगी की आबादी 5 लाख है, मंगोपीर की आबादी 7,13,000 है। लेकिन इन्होंने किया यह है कि औरंगी और मोमिनाबाद को मिला के एक अलग टाउन बनाया और दूसरा टाउन भी मंगोपीर, मोमिनाबाद और औरंगी को मिला के बना दिया। तो ये चाहते तो उसी सब डिवीजन को कन्वर्ट करके टाउन बना सकते थे। इन्होंने मंगोपीर, जो कि बड़ा तवील दौरानिए का टाउन है, कई एकड़ों पे मुश्तमिल है, जिसकी आबादी सब डिवीजन की 7,13,000 है, इन्होंने औरंगी का कुछ हिस्सा, जिसमें कतर हॉस्पिटल का भी इलाका आता है, केबीआर कॉलोनी का भी इलाका आता है, उसको मिला के मंगोपीर बना दिया है। मतलब के सुपर हाईवे से लेके औरंगी तक एक नया टाउन बना दिया और उसकी आबादी इन्होंने 9 लाख कर दी बगैर किसी वजह के। इसके साथ साथ साउथ में मैं आपको पहले बता चुका हूं 22 यूसीज होनी चाहिए थी, इन्होंने जानबूझ के 26 बनाई हैं। और इसके साथ साथ ये जो बनाने का अमल है, इसमें सेक्शन 10 कानून का ये कहता है कि आपने जब डिमार्केशन ऑफ टाउन करनी है उससे पहले पब्लिक में जाना है और ऑब्जेक्शंस कॉल करने हैं। जिसको कोई भी ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेगा ऑब्जेक्शन, उसकी पब्लिक हियरिंग होगी, उसके बाद जाके टाउन अनाउंस होंगे। इन्होंने जब टाउन अनाउंस किए उसमें कोई पब्लिक हियरिंग नहीं की, कोई ऑब्जेक्शंस कॉल नहीं किए और मुझे तो लगता है कि शायद इन्होंने खुद से चेक भी नहीं किया। जिस तरह बिलावल साहब जो है चिट के ऊपर मुर्तजा वहाब साहब के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि वाटर बोर्ड जो है वो मेयर के मातहत होगा, इसी तरह इन्होंने टाउन की भी तश्कील नौ कर दी है बगैर सोचे बगैर देखे। किसी ने इनके हाथ में चिट दे दी और उन्होंने नोटिफिकेशन गैजेट कर दिया। इसके साथ साथ एक और अहम मौजू जो बिलाल साहब ने हमारे यहाँ पे छेड़ा, उसमें कुछ और मैं एडिशन करना चाहूंगा।
कराची शहर जो कि सिंध का 33% आबादी है सेंसस गलत होने के बावजूद भी, और पूरे पाकिस्तान का 10.5% भी आबादी का 56% वो पूरे पाकिस्तान का टैक्स देता है, 96% सिंध को टैक्स देता है। और इस सिंध सूबे के वुज़रा जो हैं वो कितना टैक्स देते हैं? मैं तो हैरान हो गया देख के कि इनका नाम तो एहसास प्रोग्राम में आना चाहिए। ये तो इतने गरीब गुरबा हैं, इन्होंने तो मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी जिसके पास कोई मालियत नहीं है, कोई ज्यादा खजाने नहीं है, मुझसे भी कम टैक्स दिया हुआ इनके तो वुज़रा ने। मैं तो हैरान हो गया, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से भी कम टैक्स दिया हुआ इन्होंने। मैं आपको सुनाता हूं, इनके सूबाई वजीर पिताफी साहब हैं, उन्होंने 2000 रुपए टैक्स दिया है साल 2018-19 में। इकराम धरेजो साहब ने 8000 रुपए टैक्स दिया है। तैमूर तालपुर साहब ने 6000 रुपए टैक्स दिया है। मुकेश चावला साहब एक्साइज मिनिस्टर, पूरी दुनिया से टैक्स कलेक्ट करते हैं वो, उनका अपना टैक्स है 32,907 रुपए। नासिर शाह साहब माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में सेनेट के दौरान लोगों को ऑफरें दे रहे थे करोड़ों रुपए की। मुझे तो लगा बड़े कोई मकतबे पे बैठे होंगे, टैक्स के रिकॉर्ड कायम कर दिए होंगे इन्होंने, जिस तरह से ऑफरें दे रहे थे। 45,735 रुपए टैक्स दिया इन्होंने साल में। 45,735 रुपए नासिर शाह साहब का टैक्स आ रहा है FBR के रिकॉर्ड में। शैला रजा साहिबा 50,000 रुपए टैक्स दिया है। मुराद अली शाह साहब और इनके 40 चोरों की जो काबीना है, उस काबीना का टोटल टैक्स क्या है? 60 लाख रुपए पूरे साल में। सिंध हुकूमत की जो काबीना है, मुराद अली शाह और 40 चोरों की काबीना ने 60 लाख रुपए टैक्स दिया पूरे साल में, और ये खून चूस रहे हैं शहर का। इसके मुकाबले में मैं बताता हूं कि कराची की छोटी छोटी मार्केटें कितना टैक्स देती हैं, जिनको ये ताले लगाते हैं, जिनको ये लॉकडाउन करते हैं, जिनको जाके सील करते हैं, इनके एसीज डीसीज जाके नोटिस देते हैं, इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई करते हैं, जब ये एहतजाज करते हैं इनके सर फाड़े जाते हैं, इनके ऊपर बाउजर इस्तेमाल किया जाता है, इनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। हमारा कारोबारी तबका वो कितना टैक्स देता है। लेकिन उससे पहले जिन शहरों से जरदारी साहब इलेक्ट हुए, जिस शहर से भुट्टो साहब हुए, फिर बिलावल साहब हुए, वो शहर कितना टैक्स दे रहा है आए बताते हैं। लाड़काना में 57 करोड़ रुपए कुल मिला के लाड़काना शहर ने टैक्स दिया, 57 करोड़ रुपए। नवाब शाह ने 27 करोड़ रुपए टैक्स दिया है कुल मिला के। ये पूरे शहर नवाब शाह का टैक्स है, और लाड़काना का 57 करोड़ रुपए। मेरे शहर कराची का एक पुराना बाजार जो कि लियाकताबाद लालू खेत कहलाता है, इससे अच्छा तो वो रहा। 99 करोड़ रुपए लियाकताबाद ने टैक्स दिया। लालू खेत की बाजार की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक बाजार लालू खेत ने 99 करोड़ रुपए टैक्स दिया है, इनके लाड़काना से ज्यादा। सोल्जर बाजार ने 32 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। बहादुराबाद ने 1 अरब रुपए, मेरे हल्के में बहादुराबाद ने 1 अरब रुपए टैक्स दिया है मार्केट ने। यह आबादी की बात नहीं कर रहा, मार्केट की बात कर रहा हूं। जमजमा ने 19 करोड़ रुपए दिए, तारिक रोड ने 95 करोड़ रुपए दिया, उर्दू बाजार ने 26 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। ये वो टैक्स है जिस पैसे से ये अय्याशी करते हैं, ये वो टैक्स है जिस पैसे से ये चोरी करके फेक अकाउंट में डाल के बिलावल हाउस में ATM कार्ड के जरिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ये वो पैसा है जो ठेले वाले के अकाउंट में जाता है, और इनको दर्द इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि खुद तो टैक्स नहीं दे रहे। कोई वजीर 2000, 6000, 12000, 32,000, इनको दर्द क्यों होगा? दर्द तो इनको होना नहीं है क्योंकि खुद तो टैक्स नहीं दे रहे। इनकी इनकम कितनी है वो बताते हैं। पूरे सिंध काबीना की, मेरा तो लालू खेत ही बेहतर निकला
99 करोड़ रुपए वो सिर्फ टैक्स दे रहा है। इनकम तो उसकी पता नहीं कितनी है। इनकी इनकम कितनी है? सिंध काबीना 40 चोरों वाली 30 करोड़ रुपए इनकी इनकम है। मतलब इनका नाम, मैं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी इनका नाम एहसास प्रोग्राम में डालें। खास तौर पे तैमूर तालपुर का और पिताफी साहब का और मुकेश शावला साहब का। इनके घर नहीं चल पा रहे, बेचारों की आमदनी नहीं हो पा रही, इनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि टैक्स तो दे नहीं पा रहे, तो आमदनी भी नहीं होगी जब भी टैक्स नहीं है। इनकी एग्रीकल्चर इनकम 12 करोड़ रुपए है। इनकी सालाना इनकम जो है 30 करोड़ रुपए है। ये सब बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि सारा टैक्स देता है कराची। तकरीबन जो इनकम टैक्स की मद में कराची ने दिए, उसका ये 0.000 पता नहीं % पे भी नहीं खड़े हुए। इनको कराची से कोई खास दुश्मनी है, और वो दुश्मनी इसलिए है कि कराची ने इनको 12 दफा मुस्तरद किया है। कराची वाले इनकी शक्लें देखना नहीं चाहते, और ये सर्टिफाइड नालायक, नाअहल, बेकार तरीन वजीर आला, जिसको अब आलमी इदारे कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो वजीर आला हैं, जिनको एक माह नहीं हुआ है वे, और उनसे भी बदतर कारकर्दगी है हमारे नालायक वजीर आला की। और वो क्यों ना होगी कि वो 6-7 साल से तो वजीर आला हैं, उससे पहले वो सूबे के खजाना के भी मामला देख रहे हैं, उसके बावजूद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दो मौजूआत इंतहाई अहम थे, और बताने का मकसद यही कि जो काला कानून है, जिसके जरिए ये हम जब बात करते हैं कब्जे की, इसको ये ना समझा जाए कि हम किसी लासानियत की बात करते हैं। हम कब्जे की बात करते हैं कि लाड़काना के शहरियों के हकूक पे भी कब्जा करना चाहते हैं। ये नवाब शाह के शहरियों के हकूक पे भी कब्जा करना चाहते हैं। ये टंडो आदम के शहरियों के भी हकूक पे कब्जा, ये हकूक पे कब्जे की बात करते हैं, इलाके के कब्जे पे बात नहीं कर रहे हम। ये हकूक पे कब्जा, वसाइल पे कब्जा, और ये शहरियों के ऊपर जिस तरह के आज मैं एक नोटिफिकेशन देख रहा था, मुझे हैरानी हुई। इनके एक रुकने सिंध असेंबली हैं, वो वजीर आज़म को खत क्या लिखते हैं? कोई ये नहीं कि जी बहुत बड़ा कोई मंसूबा अप्रूव कर दें, वो कह रहे हैं कि गटर नाली साफ करने के लिए कुंडी मैन दे दें हमें। 140 कुंडी मैन दे दे गटर की नाली साफ करने के लिए वजीर आला। मतलब वजीर आला के पास और कोई काम नहीं बचा, अब वो ये काम भी कर रहा है। सुपरमैन है वो, वैक्सीन वो नहीं लगा पा रहा, कुंडी मैन वो नहीं दे पा रहा, पुल वो नहीं बना पा रहा, पानी वो दे नहीं पा रहा, लेकिन चैंपियन बना फिर रहा है। तो अब ये ऐसा चल नहीं पाएगा, और इनको हम कराची में बैठ के तो बहुत एक्सपोज किया, अभी लाड़काना जाके भी एक्सपोज करेंगे, अभी घोटकी भी जाएंगे इंशाल्लाह। इस हफ्ते हमारे सिंध के सदर अली रिजवी साहब जो है, और बाकी हमारे दीगर साथी भी लाड़काना भी जा रहे हैं, और वहां जाके भी वहां के अवाम के सामने भी ये सारी चीजें उनके सामने रखेंगे। शुक्रिया। कोई सवाल है या फिर चलिए? शुक्रिया।